गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट थायराइड ग्लैंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले समझते हैं थायराइड ग्लैंड होती क्या है। क्या होती है थायराइड ग्लैंड? हैंडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पर है। लोकेशन के अगर हम बारे में समझें तो थायराइड ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ आवर विंड पाइप एंड लैरिंग्स के जंक्शन पे होती है। विंड पाइप एंड लैरिंग्स के ट्रेकिया और लैरिंग्स के जंक्शन पर होती है। कहाँ पर होती है? वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ जॉइंट बिटवीन ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स पर होती है। कहाँ पे होती है? लैरिंग्स पर होती है। अगर हम बात करें ट्रेकिया और लैरिंग्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं नेक रीजन में। कहाँ पर होते हैं? नेक रीजन में। थायराइड ग्लैंड भी वहीं पर होती है। ये एक बायलोब्ड एच, इसके दो लोब होते हैं। बायलोब्ड एच शेप की ग्लैंड है। अभी हम डायग्राम समझेंगे, डायग्राम से बहुत क्लियरली करूँ। जो दोनों लोब है, बोथ लोब आर जॉइंड बाय एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है। उस फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं इस्थमस। बाय फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। और एक और बात, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। अब हम समझते सबसे पहले एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, लेटरल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, क्रेनियल क्या होता है, कॉर्डल क्या होता है। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। बॉडी एक्सिस डायग्राम है, इसको हम डायरेक्शनल रेफरेंसेस भी कहते हैं। बहुत काम का होता है ये। मेडिसिन में सबसे ज़्यादा जो काम का टॉपिक होता है वो होता है डायरेक्शनल रेफरेंसेस। देखो, ये बॉडी का लेटरल व्यू है, साइड से एक व्यू हमने शरीर का लिया हुआ है। और ये हमारा सामने का व्यू है, एंटीरियर व्यू है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर हम लेटरल व्यू की बात करें, लेटरल व्यू से अगर हम बात करें तो एक होता है कॉर्डल, एक होता है क्रेनियल। हमारे बॉडी का जो चेस्ट रीजन होता है उसे हम एंटीरियर कहते हैं और वेंट्रल भी कहते हैं। और जहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है उस जगह को हम लोग पोस्टीरियर और डॉर्सल कहते हैं। ये केस एकदम उल्टा है जब हम एनिमल्स की बात करेंगे। हाँ, जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, हम जब एक स्नेल को देखते हैं तो हमें जो एक स्नेल का हमें जो शेल दिखता है वो उसका डॉर्सल व्यू होता है। एक कॉकरोच को देखते हैं तो कॉकरोच जो हमें दिखता है उसका जो ऊपर वाला बॉडी का भाग होता है वो डॉर्सल व्यू होता है। लेकिन हमारे केस में उल्टा है, हम सीधे चलते हैं, हम बाइपेडल लोकोमोशन मूवमेंट करते हैं। इसलिए हमारा हमारा जो आगे वाला व्यू होता है हम एंटीरियर और वेंट्रल कहते हैं, और जो पीछे वाला व्यू कहते हैं उसको पोस्टीरियर और डॉर्सल व्यू कहते हैं। हमने एक बॉडी का एंटीरियर व्यू देखा यहाँ से।
बॉडी का जो सबसे दूर वाला, जो पास वाला हिस्सा होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल किसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं? हम हेड के, हेड, ये हमारा हेड है। हेड से जो चीज़ पास, हेड से जो चीज़ पास है वो प्रॉक्सिमल है, हेड से जो चीज़ दूर है वो डिस्टल है। ये हमारा हेड है, ये हेड की चीज़ पास जा रही है, ये होगी प्रॉक्सिमल, और हेड से जो चीज़ दूर जा रही है वो होगी डिस्टल। ये होता है डायरेक्शनल रेफरेंसेस। तो अब हम समझते हैं वेंट्रोलेटरल हम किसे कहते हैं। ये हमारा, ये होता है वेंट्रोलेटरल। देखो, ये आपका विंड पाइप है। क्या है आपका? ये विंड पाइप, ये आपका विंड पाइप है। विंड पाइप का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। और ये दिख रहा है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया और लैरिंग्स के बीच में है, इसलिए जंक्शन में, इसीलिए हम इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। आपको जो थायराइड का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, सामने वाला हिस्सा, ये इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में हमें स्थमस बहुत क्लियरली डिफाइन हो रहा है, ये स्थमस होता है। ये इसका राइट लोब होता है, ये इसका लेफ्ट लोब होता है। अगर हम बैक व्यू देखें, थायराइड का बैक व्यू देखें, थायराइड का ये हमें कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ये थायराइड का हमें फ्रंट व्यू मतलब एंटीरियर व्यू देखने को मिल रहा है। कौन सा व्यू देखने को मिल रहा है? एंटीरियर व्यू हमें देखने को मिलता है। नहीं, थायराइड का जो ये वाला व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, पीछे वाला हिस्सा। क्योंकि थायराइड का आगे वाला हिस्सा तो ये है, थायराइड ग्लैंड ऐसी है, और ये जो हिस्सा, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। थायराइड का बैक पोर्शन पे आप देखोगे, हमें थायराइड का बैक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे। थायराइड के फ्रंट पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। थायराइड के फ्रंट पोर्शन में हमें, बॉडी के हिसाब से डिफाइन करें, थायराइड के फ्रंट पोर्शन में राइट लोब्स देखने को मिल रहा है। लेकिन थायराइड के बैक व्यू में हमें देखने को मिल रहा है एक छोटी छोटी ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। इन छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन, पैराथ हार्मोन। क्या सिक्रीट करती है? पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन और कैल्सिट्रोनिन हार्मोन जो होता है वो एकदम एंटागोनिस्टिक होता है। कौन कौन से हार्मोन? पैराथ हार्मोन और कैल्सिट्रोनिन हार्मोन एकदम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है। अभी हम समझते हैं एनाटॉमी के बारे में। थायराइड के, देखो, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत सारे फॉलिकल्स से मिलके बनता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे स्कैटर्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉलिकल्स, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। वो स्कैटर्ड फॉर्म के सेल्स फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। थायराइड के अंदर हम कट करते हैं थायराइड को तो बहुत सारे फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे फॉलिकल्स के अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। बहुत सारे नहीं, एक फॉलिकल के अंदर बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। क्या होता है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अगर हम बात करें, आज हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं फॉलिकल्स, स्कैटर्ड फॉलिकल्स होते हैं। उसमें से एक फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं।
डायग्राम के हेल्प से समझते हैं हम इस चीज को। ये हमारा एक थायराइड ग्लैंड है। एक थायराइड ग्लैंड को जब हमने कट सेक्शन किया, ये कौन सा सेक्शन है? पहली बात तो कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है? नहीं, एक पोर्शन को हमें कट किया तो हमें क्या देखने को मिला? हमें बहुत सारे आपको देखने को मिलता है। इस एक को हम फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। ये बहुत सारे फॉलिकल स्कैटर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स है। बहुत सारे फॉलिकल्स स्कैटर्ड फॉर्म में है। ये फॉलिकल्स किसके होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। इन बहुत सारे फॉलिकल के अंदर आपको देखने को मिल रहे फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स। और इसमें एक अंदर होता है कोलॉइड सब्सटेंस। वो कोलॉइड सब्सटेंस क्या स्टोर्ड होता है? वो होता है थायरोग्लोबुलिन। तो हमें अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक हमें ये चीज समझ में आई कि एक थायराइड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे स्कैटर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। वो फॉलिकल्स के अंदर कई सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। वो फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन, जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। देखो, एक फॉलिक कई सारे क्या होते हैं? थायराइड जो होता है, बहुत सीधी एक भाषा समझो। एक थायराइड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? कई सारे, सो मैनी फॉलिकल इन स्कैटर्ड फॉर्म। बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। और एक कई सारे फॉलिकल्स जो होते हैं, ये एक जो फॉलिकल होता है, एक फॉलिकल के अंदर होते हैं सो मैनी क्या होता है? क्या होते हैं? फॉलिकुलर सेल। इसका नॉट में समझ में आया? लिखते हैं हम लोग इस चीज को हम लोग लिखते हैं। देखो, एक बात समझो। कोई भी लेट्स सपोज ऑर्गन है, लेट्स सपोज समझो ये ओवरी है। कोई ओवरी है, ये आपके लेट्स सपोज एक ओवरी है। सो ओवरी का जो सेंटर वाला पार्ट, ओवरी के अंदर जो मेन टिश्यू वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? मेड्यूला। स्ट्रोमा और मेड्यूला, अगर आपको याद हो तो। और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल और कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो ये साथ समझ में ही हमें। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये कहाँ पर है? ये थायराइड के अंदर है, थायराइड के स्ट्रोमा में है। ये फॉलिकल्स कहाँ पर है? इन स्कैटर्ड फॉर्म इन स्ट्रोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर किसी भी ऑर्गन का जो मेन टिश्यू वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, बाहर वाले पार्ट को पेरिफ्री और कॉर्टेक्स। अब हम बात करें, देखो, कोई भी हमने जितने भी ग्लैंड्स पढ़े अभी तक, वो सारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो अपने अंदर हार्मोन को स्टोर करके नहीं रखते थे। वो अपने अंदर हार्मोन को स्टोर, लेकिन एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने अंदर हार्मोन को स्टोर करके रखता है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड।
फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं एक कोलाइडल सब्सटेंस, सिक्रीट करते हैं एक कोलाइडल सब्सटेंस जिसे हम लोग कहते हैं, वो कोलाइडल सब्सटेंस होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, अगर हम बात करें, यही थायरोग्लोबुलिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन का इनएक्टिव फॉर्म है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन। वेट, मेरे को थोड़ा सा ये गलत लिख दिया मैंने, इस चीज को मैं बताना चाहूंगा। इनएक्टिव लिखा है वो, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अगर हम आगे की बात करें, अगर सो थायरोग्लोबुलिन जो होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन के बारे में। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन्स के बारे में बताया था। तो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जितने भी जो भी हार्मोन्स किससे रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH, LH एंड आपका TSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये भी किस नेचर का होगा? ये भी होता है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बात लिखते हैं, थायराइड ग्लैंड स्टोर हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में थायराइड ग्लैंड हार्मोन को स्टोर करके रखती है। वो इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहता है थायरोग्लोबुलिन। क्या कहता है? थायरोग्लोबुलिन। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, बट ऐसा है कि लिखने की आदत एकदम छूट गई है मेरी, इस कारण से राइटिंग मेरी खराब आती है। अब हम आते हैं हार्मोन्स। आपको एक सेल और दिख रही है, एक और सेल दिख रही है, पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, ये आपको बाहर देखने को मिलती है, एकदम फॉलिकल्स के बाहर देखने को मिलती है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलती है। और पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ये रिलीज करती है हार्मोन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्सिट्रोनिन और सी हार्मोन। क्या कहते हैं? कैल्सिट्रोनिन और सी हार्मोन। सबसे पहले हम थायराइड हार्मोन के बारे में समझते हैं। थायराइड हार्मोन एक्चुअली में है क्या, समझते हैं अबाउट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन एक्चुअली में है क्या? देखो, हमने बोला थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि थायराइड को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करने का रिक्वायरमेंट करा? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जब एक बार में हार्मोन सप्लाई करती है तो इतना ज़्यादा हार्मोन सप्लाई कर देती है कि वो हार्मोन लगभग 3 महीने तक चलता रहता है। अब 3 महीने तक सेल्स अगर हार्मोन बनाएंगे तो हार्मोन को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? थायरोग्लोबुलिन। अब
सवाल ये भी आता है आखिर हम इसे एक्टिव फॉर्म में स्टोर करके क्यों नहीं रख सकते। अगर हमने इसे एक्टिव फॉर्म में स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिया, ये खुद ही के सेल्स पैक करना स्टार्ट कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं ये चीज। सो थायरोग्लोबुलिन को एक्टिवेट करा जाता है, मॉडिफिकेशन करके एक्टिवेट करा जाता है, एक्टिवेट करके बन जाता है वो थायराइड हार्मोन। अब बहुत ही सिंपल सी एक बात आती है, थायराइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। थायराइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है T4, एक होता है T3। दोनों जो हार्मोन है वो आयोडीन से मिलके बनते हैं, दोनों हार्मोन आयोडीन से मिलके बनते हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और या आप एक बात समझो, इसे ऐसा मत समझो, मैं आपको बहुत सीधे एक तरीके से समझाता हूँ और सिंपल वे में समझाता हूँ। थायरोग्लोबुलिन को एक्टिवेट करते हैं बनता है थायरोनिन। इस थायरोनिन के अंदर आयोडीन ऐड करा जाता है। क्या ऐड करा जाता है? आयोडीन। क्या ऐड करते हैं हम लोग? आयोडीन। आयोडीन ऐड करते हैं। आयोडीन कितने ऐड करते हैं? अगर हम लोगों ने 4 आयोडीन ऐड कर दिए, कितने? 4 आयोडीन ऐड कर दिए, तो वो बनता है T4। और अगर हम लोगों ने 3 आयोडीन ऐड कर दिए प्लस 3 आयोडीन, तो बन जाता है वो T3। सिंपल सा है। अब बहुत ही सीधी बात है, आपको एक चीज समझना है कि जो T3 होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू T4। T3 इज मोर रिएक्टिव टू T4। कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है? T3 जो होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है T4 के मुकाबले, इतना एक्टिवेट होता है, 4 टाइम्स मोर एक्टिव। एक चीज हम 4 टाइम्स लिख देते हैं सर, 4 रिएक्टिव एंड मोर एक्टिव ऑल्सो, रिएक्टिव एंड एक्टिव प्लस एक्टिव, 4 टाइम्स मोर रिएक्टिव और एक्टिव होता है T3 के मुकाबले। इसीलिए जब थायराइड हार्मोन बनता है तो ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा? ज्यादा मात्रा में T4 बनता है। That's why T4 is more than T3. Secretion of T4 is more than T3. इसका रीजन एक सिंपल सा है कि अगर T3 जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर वो एक बार सेल्स के पास पहुंच गया तो वो सेल्स के मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिक रेट के अंदर मेटाबॉलिज्म फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और हम नहीं चाहते थायराइड ग्लैंड के खुद ही के सेल्स पे फंक्शन होना स्टार्ट हो जाए। एक और रीजन है, सिक्रीशन ये तो है, लेकिन अब एक और चीज आती है कि T3 और T4 में से क्या ज्यादा क्यों ऐसा है? देखो, एक बहुत सीधी सी बात समझो, हाफ लाइफ जो है, एक चीज डिफाइन होती है हाफ लाइफ। T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू T3। हाफ लाइफ ऑफ T4 is more than T3।
हाफ लाइफ क्या होता है? आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा उसे हाफ लाइफ कहते हैं, ये आधा बचने में। ठीक है, एक चीज समझो यहां पर कि फिर लेकिन ज्यादा फंक्शन किसका है? हमने कहा टेट्राआयोडोथायोनिन जो होता है वो 80% रिलीज होता है, और ट्राई आयोडोथायोनिन वो 20% रिलीज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस सब चीज़ों में। दिक्कत होती है कि अगर टेट्रा से ज़्यादा ट्राई आयोडोथायोनिन रिलीज हो गया तो उसका हाफ लाइफ इतना कम है कि वो पहले ही खर्च हो जाएगा। इसका एक रीज़न तो ये है। और हम नहीं चाहते थायराइड के खुद सेल्स पे ट्राई आयोडोथायोनिन एक्ट करना स्टार्ट कर दे, हार्मोन्स का फंक्शन दिखाना स्टार्ट कर दे। एक चीज होती है कि अब मेन फंक्शन T4 का है, T3 का है। अब लेट्स सपोज कोई सेल्स है, कोई लेट्स सपोज ये सेल है, ये एक सेल है, ब्लड से होते होते ये दो हार्मोन्स पहुंच गए, ये दो हार्मोन्स पहुंच गए। अब T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है, इसीलिए T4 पहुंच गया। T4 और T3 दोनों पहुंचे, दोनों पहुंच गए एक सेल में, दोनों पहुंच गए। T4 की मात्रा ज्यादा है, ऑब्वियसली मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन T3 तो एक्ट करना, डायरेक्टली एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन T4, क्योंकि T3 की तो भाई सीधी बात है, रिएक्टिवनेस ज्यादा है, एक्टिवनेस ज्यादा, वो डायरेक्टली डायरेक्टली एक्ट करना स्टार्ट कर देगा T3। लेकिन T4 जो होगा वो क्या होगा? वो सेल्स के पास पहुंच के सबसे पहले कन्वर्ट होगा अपने में से एक आयोडीन को निकालकर T3 में, एंड तब जाकर वो एक्ट करेगा, एंड तब जाकर वो एक्ट करेगा। मैं इसको एक डायग्राम से एक और समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारी एक ये सेल है, ये हमारी एक सेल है, एक सेल है, ये ब्लड से होते हुए, ये ब्लड है, ब्लड से होते हुए दोनों हार्मोन है, T3 भी आया, T4 भी आया। T3 तो डायरेक्टली एक्ट कर जाएगा, T3 जो होगा वो तो सेल्स पे डायरेक्टली एक्ट कर जाएगा। लेकिन जो T4 होगा वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले एक आयोडीन को निकाल कर, किसमें? T3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? T3 में। और T3 में जैसे ही कन्वर्ट होगा तब जाकर वो एक्ट करेगा, एंड अब जाकर इट कैन एक्ट, नाउ इट विल एक्ट। हमेशा ये चीज याद रखना, T4 टूट सकता है, एक आयोडीन निकालकर T4 टूट सकता है T3 में, ये चीज करेक्ट है। लेकिन T3 एक आयोडीन और एब्जॉर्ब करके T4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों भाई? सीधी बात है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है तो उस साइड केमिकल रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है जहां पर रिएक्टिवनेस ज्यादा होगी। T3 कन्वर्ट होने के पहले ही खर्च हो चुका होगा। दैट्स क्लियर। आगे पढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के फंक्शन के बारे में, और फंक्शन ऑफ
थायराइड, थायरॉक्सिन। देखो मैं आपको एक बहुत ही सही चीज समझाता हूँ। थायरॉक्सिन है क्या? T3 और T4 को मिलाकर हम थायरॉक्सिन कहते हैं। एक सबसे पहले एक चीज समझो अबाउट बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे हम एक और नाम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो हमारे बॉडी में मिनिमम कितनी कैलोरीज खर्च होगी, कितना मिनिमम कैलोरीज खर्च हो ताकि वो अपना नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। मतलब समझाता है, हमारे बॉडी में मिनिमम कितना खाना खर्च हो ताकि वह खाना मिनिमम कितनी एनर्जी दे कि हमारे बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज हो सके, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। refers to minimum amount of energy in the form of calories। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज स्टोर्ड होगी बॉडीज में, that our body का require to complete its नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए कितना, बहुत सिंपल है। इतना ये तो बस एक डेफिनेशन लिखवा दी, ठीक है। एक बहुत ही सीधी सी बात समझाता हूँ। मिनिमम कितना खाना खर्च हो, उस मिनिमम कितना खाना हमारे सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल सब चलता है, उसमें हमारा खाना जो है वो एनर्जी के फॉर्म में, उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होगी तो वो मिनिमम कितनी एनर्जी हो ताकि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन, चलने फिरने दौड़ने सब में काम आ जाए, वो एनर्जी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस करने में काम आ जाए। क्योंकि हम लोग हमारा बॉडी एक डायनेमिक सिस्टम है, हम लोग कंप्लीट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कभी नहीं जा सकते। अगर हम कंप्लीट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में चले गए तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें कांस्टेंट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हमारी बॉडी हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो भी करती है। अगर देखो इसकी वजह से जो स्टोर्ड खाना है वो खर्च हो रहा है, स्टोर्ड कैलोरीज खर्च हो रही है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या कहते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन। और एक और बात है, अब ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड खाना है वो स्टोर्ड खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लूकोलाइसिस। अब ग्लूकोलाइसिस होगा, अब ग्लूकोलाइसिस होने के बाद ये ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, वो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उससे फिर ETS चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो इन सब प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। सो हम कहते हैं जितना ज़्यादा BMR होगा उतना ज़्यादा कैलोरीज खर्च होगी, जितनी ज़्यादा कैलोरीज खर्च होगी और जितनी ज़्यादा कैलोरीज खाना खर्च होगा, खाने के साथ में एनर्जी तो साथ साथ रिलीज होगी होगी और हीट भी रिलीज होगी, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा BMR होगा उतना ज़्यादा होगा आपका लीन फिजिक।
क्योंकि स्टोर्ड खाना तो खर्च हो रहा है। और जितना कम बीएमआर होगा, सीधी बात, जितना कम बीएमआर होगा उतना कम बॉडी टेम्परेचर होगा, और उतना ज़्यादा फैटी हो गया, उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, आप उतना ज़्यादा कड़क फैटी होंगे, मोटे होंगे, मोटे होंगे। या बल्कीनेस भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। समझ में आई बात? तो थायरॉक्सिन जो होता है वो इंक्रीज करता है बीएमआर, बहुत सीधी बात। थायरॉक्सिन इंक्रीजेस बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बहुत एक सीधी सी बात है, देखो थायरॉक्सिन का एक और फंक्शन होता है, इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल। अब देखो, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, लेट्स सपोज, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये क्या है? सॉरी, वेट अ मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमने सोडियम पोटेशियम पंप पिछले बार में आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही सोडियम पोटेशियम पंप समझाया था कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है। सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को खर्चा करके, एक एंजाइम होता है यहाँ पर एटीपीएस, इस एंजाइम एटीपीएस की वजह से एटीपी को तोड़ता है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, और 3 सोडियम को बाहर और 2 सोडियम को अंदर लाता है। 3 सोडियम को अंदर और 2 पोटेशियम को बाहर फेंकता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाई ये बात आपको। क्या करता है? 3 सोडियम को अंदर फेंकता है, 2 पोटेशियम को बाहर फेंकता है, और इस सब में एटीपी का खर्चा होता है। इसीलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप भी जनरली बढ़ेंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ेंगे तो एटीपेज भी बढ़ेगा। सीधी बात, सीधी। ओके, अब हम समझते हैं अबाउट मेटाबॉलिज्म, कि मतलब इतना सब जो गणित ज्ञान था ये क्या था, मतलब बीएमआर समझाया, माइटोकॉन्ड्रिया समझा दिया। अब सीधी बात है, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, किसकी? मेटाबॉलिज्म की। गणित ज्ञान क्यों, मतलब अब थायरॉक्सिन का लेवल जितना ज़्यादा होगा तो वो स्टोर्ड खाना खर्च कराएगा। अब लेट्स सपोज स्टोर्ड खाना खर्च हो गया, फिर स्टोर्ड खाने के बाद आपका फैट खर्च होगा, फैट भी खर्च हो गया, फैट खर्च हो गया। क्या करता है ये फैट के साथ में? तो सीधी बात, हम सबसे पहले समझते हैं बट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। क्या करवाता है ये? ग्लूकोलाइसिस करवाता है। क्या कराता है? ग्लूकोलाइसिस। ग्लूकोलाइसिस को बढ़ाएगा। अब ग्लूकोलाइसिस बढ़ाएगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो बहुत सारा ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ग्लूकोज डिफ्यूज आउट होकर ब्लड के अंदर चले जाएंगे, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसे कहते भी हैं थायरॉक्सिन, ऑल्सो कॉल्ड
एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक हार्मोन। सेकंड पॉइंट, अगर हम सेकंड बात समझें, अगर आपका सपोज आपका पूरा ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर फैट पे आएगा। फैट के साथ क्या करता है ये? सबसे पहला पॉइंट तो फैट का लिपोलाइसिस करवाएगा। फैट का लिपोलाइसिस करेगा, इंक्रीज करता है लिपोलाइसिस ऑफ फैट। और एक और काम करता है ये, जो फैट को तोड़ने के लिए एंजाइम्स होता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। इनहेंस एंजाइम एक्टिविटी, both enzyme activity that catabolize fat। एक सीधी बात यह है कि जितना ज़्यादा एक पर्सन है जिसको थायराइड जिसको लेट्स सपोज थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा है उस बॉडी में, उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा। क्या कराता है ये? इंक्रीजेस कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें, अगर हम प्रोटीन की बात करें, थायराइड जो होता है वो कैटाबॉलिज्म भी करता है, एनाबॉलिज्म। लेट्स सपोज ग्लाइकोजन भी खर्च हो गया, फैट भी खर्च हो गया, तो अब क्या करेगा बॉडी को? बॉडी को तो शुगर चाहिए, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना है, तो ये प्रोटीन तोड़ देगा। लेकिन अब नॉर्मल अगर ग्लाइकोजन है, फैट है, तो एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन एनाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का। क्या करता है? बोथ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म भी करता है ये। लेकिन अगर बॉडी की स्थिति सही है, सब खाना वाना सब सही चल रहा है, तो एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन एनाबॉलिज्म इज डोमिनेंट। अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं? ऑप्टिमम देखो, ऑप्टिमम मात्रा में अगर है, अगर मीडियम मात्रा में है तो एनाबॉलिज्म डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो कैटाबॉलिज्म करने लगता है। अब हम आते हैं ये एक और काम करता है। फंक्शंस हम समझ रहे थे अबाउट थायराइड, अब हम फंक्शंस में नेक्स्ट फंक्शन, इसका मेटाबॉलिज्म समझ लिया हमने, फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शंस में नेक्स्ट फंक्शन होता है, ये करता है सीएनएस का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट करता है? थायराइड हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस, ऑफ सीएनएस। बहुत सीधी बात है, कुछ कुछ प्रेग्नेंट लेडीज में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उनके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब उन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रेटिनिज्म। ब्लड के साथ में क्या करता है? ब्लड की अगर हम बात करें, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। आपकी एनसीईआरटी पे ही लिखती है। एक और पॉइंट यह है कि ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को।
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये आपको ये चीज़ कल समझाऊंगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसा करता है। इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल, गोनाड्स के अंदर क्या करता है, मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो समझ आया हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अच्छा अच्छा कमेंट्स करिए, लाइक